guys and welcome back to my channel GS with Abha। सो आज का टॉपिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज हम साइमन कमीशन, कम्युनल अवार्ड्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पढ़ेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सीरीज़ का लास्ट एक्ट है, 1935 में आया था। आज हम इन तीनों टॉपिक्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे इनके बारे में और जानेंगे कि ये सब चीज़ें क्यों आई या कब आई। ठीक है, तो वीडियो में जाने से पहले आई वॉन्ट टू मेक यू रिमेंबर कि प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स एंड शेयर टू एज मैनी एज पॉसिबल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला टॉपिक है साइमन कमीशन। नाम से आपको थोड़ा लग रहा है साइमन, तो साइमन किसी का नाम था। ठीक है, अब ये क्या हुआ, 1927 में एक कमेटी आई, एक कमीशन आई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजी थी। ठीक है, इसके जो चेयरमैन थे वो सर जॉन साइमन थे, इसीलिए इसका नाम साइमन कमीशन रख दिया गया। ये कमेटी या ये कमीशन क्यों आई थी इंडिया में? इससे पहले लास्ट वीडियो में आपने जाना था कि हमारे पास कौन सा एक्ट हमारे देश में लागू किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो क्योंकि इन एक्ट से भारत का संविधान यानी कि भारत की गवर्नमेंट बननी शुरू हो गई थी, बनने का एक जो स्टेयर केस था वो चालू हो गया था, तो ये एक्ट लाया गया था, ये कमीशन लाई गई थी पिछले एक्ट का रिव्यू लेने के लिए कि क्या चीज़ें हैं, क्या आउटपुट आ रहा है, क्या डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं, ये साइमन कमीशन को बताना था। साइमन कमीशन को आना था 1930 में। ठीक है, 1930 में आना था क्योंकि 1919 में तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हुआ था। तो लेकिन ये क्या हुआ, ये 2 साल पहले ही आ गई, 1927 में आ गई। तो नवंबर 1927 को यानी कि 2 साल पहले जब शेड्यूल्ड था कि 1930 में ये आएगी, लेकिन ये 1927 में ही आ गई, तो 2 साल पहले आ गई शेड्यूल से। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, अनाउंसमेंट के हिसाब से एक अपॉइंट की थी 7 मेंबर्स की कमेटी, 7 मेंबर्स थे जो कि स्टैचुरी कमीशन थी। स्टैचुरी मतलब सारे ऑफिशियल कमीशन थी, और इनकी ये किसके अंडर में थी, ये चेयरमैन के अंडर में थी जिनका नाम था सर जॉन साइमन। और ये क्या करने आई थी, इंडिया की कंडीशन की रिपोर्ट बनाने आई थी, जो कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट हमने एक्ट में समझा था कि ये हमारे एक तरीके का भारत का संविधान ही था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो ये जो संविधान था, इस पर भारत के लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी या ये क्या प्रभाव ला रहा था, ये साइमन कमीशन को बताना था। ठीक है, तो इन नवंबर 1927 itself, that is 2 years before the schedule, the British government announced the appointment of 7-member statutory commission under the chairmanship of Sir John Simon to report the condition of India under the new constitution। याद रखिएगा, साइमन कमीशन लास्ट एक्ट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को डिस्क्राइब करने के लिए आई थी, उसका एनालिसिस प्रिपेयर करने के लिए आई थी। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि ऑल द मेंबर्स ऑफ कमीशन वर ब्रिटिश, सो ऑल पार्टीज बायकॉटेड इट। अब क्योंकि ये कमीशन ब्रिटिशर्स से भरी हुई थी, जो 7 मेंबर थे और जो चेयरमैन थे वो सब ब्रिटिशर्स थे, इसलिए सभी पार्टीज़ ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने और जो भी पार्टीज़ थी उस टाइम पर नेशनल लेवल पर, उन सब ने इसको बॉयकॉट कर दिया था कि नहीं, हम इनकी कोई रिपोर्ट नहीं मानते, हम इनकी कोई रिपोर्ट को समझते नहीं हैं। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आप देख रहे हैं, लिखा है द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930 एंड रिकमेंडेड टू अबॉलिश द सिस्टम ऑफ डायरकी, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविजंस एंड प्रोविंसेस एंड अदर थिंग्स। अब 1927 में आई और 2 साल तीसरे साल में इसने क्या किया, अपनी रिपोर्ट को निकाल दिया। क्या रिपोर्ट निकाली इन्होंने? रिपोर्ट सबमिट करी 1930 में कि जो डायरकी सिस्टम चल रहा था, क्या था डायरकी सिस्टम, रिकॉल करिए आप अपने ब्रेन में, डायरकी सिस्टम क्या चल रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डायरकी सिस्टम लाया गया था। क्या था डायरकी सिस्टम? कि सब्जेक्ट्स को जो था, प्रोविंशियल के सब्जेक्ट्स को फिर से बांटा गया था, उसको समझाया गया था, बाइफिकेट किया गया था, और ये चल रहा था, ये सिस्टम चल रहा था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये डायरकी सिस्टम इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर के आ रहा है, इसलिए इसको हटा दो। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हमारा कम्युनल सिस्टम बनाया गया था, कम्युनलिज्म के हिसाब से, यानी कि कॉम्युनी जो रिलीजन्स थे उनके हिसाब से जो पैटर्न चला आ रहा था, उसको इन्होंने सपोर्ट कर दिया, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स बिलीव करते थे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे। वो जानते थे कि अब ये संविधान के पीछे तो पड़ गए हैं इंडियंस, तो हमारे यहाँ से जाना तो तय है, मगर हम इनको पूरी तरीके से डिवाइड करके जाएंगे। तो इन्होंने कम्युनलिज्म वाला जो सिस्टम चल रहा था उसको सपोर्ट किया कि नहीं, ये कम्युनलिज्म जो है कि मुस्लिम मुस्लिम को वोट दें, हिंदू हिंदू को वोट दें,
दें और सिख को वोट दें, इंडियन क्रिश्चियंस को वोट दें। ये सिस्टम बहुत अच्छा है, ये चलने दीजिए। इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर रखी। साथ ही जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम आया था कि प्रोविंसेस जो हैं उनके गवर्नर अपने आप रूल्स और लॉज बना सकते हैं, अपने आप कोई भी चीज़ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं जैसा वो चाहें। ये चीज़ भी इन्होंने यहाँ पे अबॉलिश करने को कहा है ना। तो ये सब चीज़ें, अच्छी चीज़ों को इन्होंने ज़्यादातर अबॉलिश ही करने को कहा था कि इंडिया के लोग ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, गवर्नमेंट कैसे रूल करती है, समझ ना पाए। ठीक है, इसके साथ आप नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि लिखा है टू कंसीडर द प्रपोजल ऑफ कमीशन 3 राउंड कॉन्फ्रेंसेज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वर हेल्ड अलॉन्ग विद ब्रिटिश इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट। अभी प्रपोजल आ गया, एक रिपोर्ट आ गई कि ये आपको करना चाहिए, क्योंकि अब इंडियंस भी इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस का योगदान आने लगा, लोग इंडियन को भी रिक्रूट किया जाने लगा, अपॉइंट किया जाने लगा। तो अब क्या हुआ, अब ऐसे ही सिर्फ ब्रिटिशर्स अपने मन से रूल नहीं बना सकते थे, अब इनको सबकी ज़रूरत थी, सबके वोटिंग सिस्टम की ज़रूरत थी, सबके सुझाव की ज़रूरत थी, सजेशंस की ज़रूरत थी। तो ये जो प्रपोजल साइमन कमीशन ने दिया, इसको उन्होंने लोगों के बीच में रखा, जो भी इनके मेंबर्स थे, यानी कि पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर्स, फिर ब्रिटिश इंडिया के जो मेंबर्स थे, यानी कि कमेटीज जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जो भीमराव अम्बेडकर की पार्टी थी, ठीक है, इन सबकी जितनी भी पार्टीज थी, जो भी लोग थे ब्रिटिश इंडिया में, उन सबको, और खासकर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को, जो प्रिंसली स्टेट्स है राजा महाराजाओं के अंडर में थे, वो सभी स्टेट्स के गवर्नर्स, इन सबको लाया गया और एक कॉन्फ्रेंस की गई। वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कही जाने लगी। 3 बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि गोल टेबल थी, उसके आसपास सब लोग बैठे थे, उसी पर डिस्कशन हुआ, इसलिए इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाने लगा। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई और इन तीनों के बाद ही, इन तीनों के डिस्कशन के बाद ही एक वाइट पेपर बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का। मतलब कि क्या चीज़ें साइमन कमीशन के हमें लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, बहुत डिस्कशन के बाद ही उसको लिखा गया। तो उसे हम कहते हैं वाइट पेपर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, जो कि प्रिपेयर किया गया इन्हीं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, और उसके बाद उसको सबमिट कर दिया गया कि ये चीज़ें नए कानून में लागू होनी चाहिए। अब क्या है, द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी वर इनकॉर्पोरेटेड विद सर्टेन चेंजेस इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो भी इसमें चेंजेस होंगे इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे नेक्स्ट एक्ट में, और नेक्स्ट एक्ट हमारा लास्ट एक्ट था, जो कि था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आता है, यूपीएससी में भी आया है कई बार, कि महात्मा गांधी ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बाकी राउंड टेबल ना फर्स्ट को उन्होंने अटेंड किया था ना लास्ट को उन्होंने अटेंड किया था। इसके बाद, इसी के जस्ट बाद क्या हुआ, कम्युनल अवार्ड नाम की एक चीज़ आई। कम्युनल अवार्ड ये क्या था, अगस्त 1932 में, जैसे ही साइमन कमीशन वाली ये रिपोर्ट होती है और सब कुछ होता है, जब तक टाइम आता है, 1932 में एक सिस्टम और ये ले आए इंडिया को और तोड़ने का, इंडिया की यूनिटी को तोड़ने का इन्होंने एक और प्रयास किया। उस टाइम रैमजे मैकडोनल्ड, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया कि एक स्कीम लाएंगे जिसमें माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। आज हम माइनॉरिटीज़ में देखते हैं कि SC ST होते हैं, OBC होते हैं, इनके कास्ट जो होती हैं, इनको माइनॉरिटीज़ कहा जाता है क्योंकि इनकी संख्या थोड़ी कम होती है, मगर इनको पावर भी उतनी दी जाती है, इनके पास रिजर्वेशन भी उतना ही अच्छा होता है। तो ये माइनॉरिटी सिस्टम था। मगर ये जैसा अभी हम लोग देखते हैं, इतना सिंपल और इतना इजी सिस्टम जो माइनॉरिटीज़ के लिए है, ये पहले उन्होंने कॉम्प्लेक्स करने का प्रयास किया। क्या किया, इन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ भी माइनॉरिटीज़ को वोट देंगे। ये कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ विच केम टू बी नोन एज कम्युनल अवार्ड। उन्होंने कहा माइनॉरिटीज़ भी बना दो। अभी इन्होंने क्या किया था, मुस्लिम, हिंदू, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, ब्रिटिश यानी यूरोपियंस, इन सब तरीके से भारत को बांट दिया था। अब इन्होंने क्या किया, उसमें भी माइनॉरिटीज़ निकाल दी कि हिंदू में ये वाली कास्ट ऐसे होगी, इनके अपने रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो फिर भारत तो टुकड़ों में बट जाएगा, उसकी यूनिटी तो बचेगी नहीं। उस टाइम पर क्या था कि जो गांधी जी थे वो जेल में थे। ठीक है, आपको ये आना चाहिए, याद होना चाहिए कि गांधी जी कौन सी जेल में थे। गांधी जी यरवाड़ा जेल थी पुणे में, वहाँ पर थे। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या हुआ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट में लिखा है, द अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यू टू हैव सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, बट ऑल्सो एक्सटेंडेड इट टू द डिप्रेस क्लास। उन्होंने डिप्रेस क्लास, शेड्यूल क्लासेस के लिए भी ऐसा सिस्टम चालू कर दिया था कि वोटिंग हो इंडिया में, सब लोग अलग अलग अपने हिसाब से वोट दें, जिससे कि
एक एक सिर्फ एक लीडर कभी बन ही ना पाए, कोई अच्छा लीडर बन ही ना पाए, कोई सबकी सहमति से बन ही ना पाए, ऐसा इन्होंने सिस्टम चाहा था। तो गांधी जी जो कि यरवाड़ा जेल में थे वो बहुत डिस्ट्रेस्ड हो गए। गांधी जी ने कभी सपोर्ट नहीं किया, हमारे जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अच्छे लीडर्स थे उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया कि भारत में ये यूनिटी पर प्रहार किया जाए, ये कम्युनल सिस्टम आए। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, APJ कलाम, इन सब ने यही बताया कि यूनिटी में ही ताकत है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। मगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, कुछ ब्रिटिशर्स ने भी ऐसे सर्कमस्टांसेस किए जिससे कि भारत की यूनिटी में दरार आई। मगर अब क्या था, अब ब्रिटिशर्स इसको पूरी तरीके से तोड़ना चाहते थे, कम्युनलिज्म ला करके, कम्युनल अवार्ड ला करके। तो गांधी जी ने क्या किया, लाइफ टाइम अनशन करा कि वो पूरी लाइफ तक फास्ट रखेंगे अगर ये कम्युनल अवार्ड आ गया तो, ठीक है। तो उन्होंने इसके विरोध में क्या किया, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस के बहुत बड़े सपोर्टर थे, तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते थे जिससे वायलेंस हो। तो उन्होंने अपनी जेल में ही रह करके ये अनाउंस किया कि वो लाइफ टाइम क्या करेंगे, फास्ट रखेंगे अनटिल डेथ। तो ये यरवाड़ा जेल पुणे में हुआ और इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। वो जानते थे कि उनकी बात बहुत लोगों तक पहुंचती है और जो माइनॉरिटी क्लास यानी कि ये रिजर्व क्लासेस के लोग हैं ये भी गांधी जी की उतनी ही रिस्पेक्ट करते, उनकी बातों को समझते, तो उन्होंने ये तरीका अपनाया था। और आखिरी में यही हुआ कि जो BR अम्बेडकर थे यानी कि भीमराव अम्बेडकर, जो कि हमारी इन सभी कम्युनिटीज़ के जो कि इन माइनॉरिटीज़ क्लास में आती हैं, डिप्रेस क्लासेस में, शेड्यूल क्लासेस आती हैं, उनके लीडर थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यही कहा कि ठीक है, हम गांधी जी की बात पर सहमत हैं, और वो एक एग्रीमेंट के साथ आए कि हाँ ठीक है, अगर हम आपकी बात माने तो हमारा भी कुछ होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी और डिप्रेस क्लास के लीडर्स मिले, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, उसे पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूना पैक्ट में पूना में साइन हुआ था, इसलिए इसे पूना पैक्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होना, हिंदू जॉइंट इलेक्टोरेट को सीट्स दी गई, मतलब रिजर्व सीट्स दी गई डिप्रेस क्लासेस को, कि हर जगह पर, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह हों, या कोई भी चीज़ हो, पार्लियामेंट हो, दोनों हाउसेस हों, उन सब जगह पर इनको रिजर्वेशंस मिलेगा, इस क्लास को रिजर्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पर किसी तरीके ये कम्युनल अवार्ड वाली बात गांधी जी की वजह से इतनी कारगर साबित नहीं हो पाई, और भारत में ये जो कम्युनल अवार्ड लाने की रैमजे मैकडॉनल्ड की जो सोच थी वो विफल हो गई, वो फेल हो गई। तो यहाँ से ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ही हमें समझ में आता है हमारे इंडियन जो एक्टिविस्ट थे, इंडियन जो नेशनल मूवमेंट के लोग थे, उनमें बड़ा दूरदर्शिता थी, उनको बहुत पता था कि आगे फ्यूचर में क्या चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती है। ऑलरेडी देखिए आप, हिंदू मुस्लिम और ये जितने भी रिलीजन वाली प्रॉब्लम आती है ये लगातार हमें दिखती है, रोज़ दिखती है, न्यूज़पेपर्स में दिखती है, आप रॉयड्स देखते हैं कितने सारे। तो अगर इसमें भी अगर ऐसा कोई सिस्टम आया होता तो शायद आज भारत की स्थिति और भी ख़राब हो जाती। तो ये चीज़ें उनको पता थी, इसीलिए देखिए गांधी जी ने कितनी बड़ी बात कही कि वो अनटिल डेथ फास्ट रखने को तैयार हो गए। और फिर BR अम्बेडकर की सोच भी देखिए कि उन्होंने अपनी सभी जिद को छोड़ करके गांधी जी के लिए, गांधी जी की बात को समझते हुए भी उस बात पर एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया, एग्री किया, ठीक है। तो ये साइमन कमीशन और कम्युनल अवार्ड्स हो गए। अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ये एक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इससे बहुत सारे आर्टिकल्स हमारे प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिए गए हैं। दिस एक्ट मार्क्ड अ सेकेंड माइलस्टोन। पहला माइलस्टोन तो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने किया। क्यों? क्योंकि वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया, पहला एक टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स के जो थ्रू दिया गया था वो था। इसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सच में सेकेंड माइलस्टोन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी। और फाइनली इससे समझ में आ गया कि कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है वो इंडिया में आएगी, ठीक है। तो इस एक्ट से ये पता चला। ये बहुत लेंदी था, बहुत डिटेल था, जिसमें 321 सेक्शंस और 10 स्केड्यूल्स थे, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 321 सेक्शंस थे और 10 स्केड्यूल्स थे। अब इस बाकी एक्ट्स के तरीके हम इसके भी फीचर्स को समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंस थी तो बहुत सारी चीज़ें, मगर अलग क्या था, क्या ऐसी चीज़ें थी जिसने भारत के लोगों पर और भारत पर बहुत सारा इम्पैक्ट डाला। तो पहला तो ये था कि it provided for the establishment of an all India federation consisting of provinces and princely states as unit। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाते हैं जो प्रोविंसेस यानी कि राज्य और प्रिंसली स्टेट्स के लोग मिल करके बनाएंगे। यहाँ पर सारी चीज़ों का डिस्कशन किया जाएगा जो देश में
लागू की जाएंगी या यूज़ की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात कि ऑल इंडिया फेडरेशन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। उसके बाद इस एक्ट ने क्या किया, सेंटर स्टेट की पावर्स को डिवाइड कर दिया। मतलब अभी तक सेंटर अलग यूनिट में काम कर रहा था और स्टेट भी अलग में, फिर बीच में हमने देखा कि रिजर्व्ड और जो हमारे कॉमन ऐसे बनाए गए थे लिस्ट, जिसमें कुछ रिजर्व थी, कुछ टेम्परेरी थी, है ना, लेकिन उनसे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, इतना ज़्यादा प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा, इतना ज़्यादा प्रभाव भारत के रूल्स रेगुलेशंस पर नहीं पड़ा, कोई गवर्नमेंट सिस्टम इतना अच्छे से काम नहीं कर पाया। लेकिन ये फाइनल एक्ट आज भी चल रहा है, ये चीज़ भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी है, आज भी हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पर काम करती है, ऐसे ही काम करती है। तो ये क्या था कि भारत की पावर्स इंडिया में पावर्स जो थी उनको बांट दिया गया था, 3 लिस्ट में बांट दिया गया था। ठीक है, जिसमें सेंट्रल और स्टेट यानी कि प्रोविंस, और एक लिस्ट में दोनों एक्ट नियम बना सकते थे, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये लिस्ट क्या थी, ये लिस्ट वो थी जिनमें पॉइंट्स दिए गए थे कि ये सेंट्रल के पावर्स हैं, ये सेंट्रल का जोन है, यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल नियम बना सकता है। ये प्रोविंशियल लिस्ट है, यहाँ पर सिर्फ प्रोविंस यानी कि स्टेट अपने कानून बना सकता है। और ये कॉन्करेंट लिस्ट है, दोनों अपने हिसाब से इसमें कानून बना सकते हैं। तो ये सब चीज़ें दी गई जिससे कि एक बैलेंस बने सोसाइटी में, गवर्नमेंट के अंदर, ताकि दोनों चीज़ें ईजिली पैरेलल चल सके, मूव कर सके स्मूथली। तो फेडरल लिस्ट में सेंटर बनाता था हमेशा, आप देख सकते हैं ब्रैकेट में लिखा है कि फॉर सेंटर विथ 59 आइटम्स। फेडरल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि वाइसरॉय की गवर्नमेंट बनाती थी। 59 आइटम्स थे इसमें, जिस पर वाइसरॉय अकेले अपनी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ नियम बनाता था। सेकेंड आप देख रहे हैं प्रोविंशियल लिस्ट है फॉर प्रोविंस विथ 54 आइटम्स। अब ये प्रोविंस की थी तो गवर्नर अपने लोगों के साथ, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ 54 आइटम्स पर नियम बना सकता था। हर प्रोविंस, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक स्टेट का था। बॉम्बे अपने हिसाब से बनाता था, मद्रास अपने हिसाब से बनाता था, बंगाल अपने हिसाब से बनाता था, है ना। तो सभी प्रोविंसेस को ये छूट दी गई थी कि आपके पास ये 54 आइटम्स है, आप इस पर किसी भी प्रकार के लॉज बना सकते हैं। फिर थी थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट। ये ऐसी थी जिस पर ये कहना कि ये यूनियन ही बनाएगा, ये स्टेट ही बनाएगा, बड़ा कंट्रोवर्शियल हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि अकॉर्डिंगली जिसको जब लगे कि इसमें ये चीज़ें चेंज करनी चाहिए, ये आना चाहिए, तो उस पर स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है, यानी कि प्रोविंस भी और सेंटर दोनों इस पर बना सकता है। इसमें कितने 36 आइटम्स थे। ठीक है, उसके बाद रेसिड्यूरी पावर्स दी गई थी वाइसरॉय को। सबसे ज़्यादा पावर्स वाइसरॉय के पास ही थी। इन लिस्ट होने के बाद, ये लिस्ट होने के बावजूद सबसे ज़्यादा पावर वाइसरॉय के पास थी। इसके बाद यहाँ पर डायरकी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि साइमन कमीशन ने ये बोला था कि डायरकी सिस्टम को लाया जाएगा, तो यहाँ पर डायरकी सिस्टम हटा दिया गया। ठीक है, एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें कि प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनॉमस यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फीयर्स। जितना बड़ा स्टेट था, जो भी उसकी टेरिटरीज थी, उसके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंस अपने हिसाब से, गवर्नर अपने हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करा सकता था। तो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इस एक्ट के थ्रू आई। इसके साथ क्या हुआ, द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन स्टेट, दैट इज द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। सबसे बड़ी बात, यहाँ से एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सिस्टम शुरू हुआ। अभी तक तो सेंट्रल के पास सारी पावर्स थी, अब स्टेट को भी सभी पावर्स दी जाने लगी, और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि गवर्नर अपनी जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके अकॉर्डिंग नियम बनाता था, रिस्पॉन्सिबल था सभी चीज़ों के लिए जो उसके स्टेट में हो रही थी, जो उसकी टेरिटोरियल रीजन के अंदर हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, स्टेट के पास अपनी पावर्स थी, सेंट्रल के पास अपनी पावर्स थी। सुप्रीम सेंट्रल ही था, मगर स्टेट को भी पूरी तरीके से छूट दी गई थी कि वो अपने एरिया को उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसकी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से रूल कर सके, गवर्न कर सके। अब बाई कैमरलिज्म लाया गया। बाई कैमरलिज्म क्या था, बाई कैमरलिज्म मतलब डिवाइडेशन। ठीक है, 2 प्रकार की गवर्नमेंट। तो यहाँ पर 11 में से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म आया। क्या किन किन जगहों पर आया था, बॉम्बे, बंगाल, बिहार, मद्रास, असम और यूनाइटेड प्रोविंसेस को बाई कैमरल बनाया गया, जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि अपर हाउस था और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लोअर हाउस भी था। ये दोनों जगहों पर, ये दोनों जो काउंसिल्स थी, काउंसिल और असेंबली थी, ये इन जगहों पर, जितने भी मैंने आपको 6 काउंट कराए हैं, इन सब जगहों पर रखी गई थी। ठीक है, यहाँ से हमारा जो हम लोग अब पढ़ते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली है इंडिया में आज, तो ये यहीं से एक तरीके से शुरुआत हुई थी। इसके साथ इन्होंने कॉमनल रिप्रेजेंटेशन का फंक्शन
जो था प्रिंसिपल उसको और बढ़ा दिया गया था। और इन्होंने क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए थे क्लास वुमेन्स को, लेबर्स को, डिप्रेस क्लासेस को। अभी भी ये माने नहीं, कम्युनल अवार्ड के बाद भी ये ब्रिटिशर्स को पता था कि ये एक्ट शायद उनका लास्ट एक्ट हो, या शायद ऐसा हो कि इसके बाद वो इतना अच्छे से पावर में ना हो, एग्जिस्टेंस उनकी इतनी पावर की एग्जिस्टेंस ना हो। तो उन्होंने फिर से क्या किया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया और सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए डिप्रेस क्लासेस के लिए, यानी कि यही जो हमारे SC ST OBC वगैरह है, और इसके साथ वुमेन और लेबर्स के लिए, महिलाओं के लिए भी इन्होंने अलग वोटिंग सिस्टम, अलग रिप्रेजेंटेशन रखी। लेबर्स के लिए, जो लेबर्स हुआ करते थे उनके लिए भी इन्होंने ऐसा किया। इसके साथ ही इन्होंने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट को अबॉलिश कर दिया, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था। काउंसिल ऑफ इंडिया जो थी 1858 के उसमें एक्ट में आई थी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको अबॉलिश कर दिया कि नहीं, इंडिया में कोई काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं होगी। इसकी जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सभी पावर्स दे दी गई थी और एक टीम दी गई थी एडवाइजर्स की, जो कि अब पूरी तरीके से पावरफुल थी। ठीक है, अभी तक काउंसिल ऑफ इंडिया भी चल रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में इंट्रोड्यूस की गई थी, उसको अबॉलिश नहीं किया गया था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या गया, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट को हटा करके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सभी पावर्स दे दी गई, टीम ऑफ एडवाइजर्स के साथ, कि कुछ आपके पास एडवाइजर्स रहेंगे और आप उसी के प्रकार हिसाब से सारे काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया, इतनी बड़ी इंडिया की पॉपुलेशन को 10% वोटिंग राइट दिया। मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ 10% वोटिंग राइट्स इंडिया को मिले थे। इसके साथ इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बनाया। आप आज जानते हैं कि हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कब बना था, ये इसी एक्ट के थ्रू बनाया गया। ओके, तो इतना आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों बनाया गया था। कोई ऐसा कोई तो प्रॉब्लम रही होगी, या कोई तो इनके माइंड में कोई थॉट रहा होगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इसलिए बनाया गया ताकि जो कंट्री में करेंसी है उसका क्रेडिट और कंट्रोल दोनों चीज़ें ये मैनेज कर सके, पता चल सके कि भारत में कितना एक्सपेंड हो रहा है, कितना अर्न हो रहा है। ये सब चीज़ें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करने के लिए की गई थी। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने फेडरल कोर्ट को सेटअप किया। फेडरल कोर्ट क्या है, जो आज हमारा प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है, वही उस टाइम फेडरल कोर्ट था। ये 1937 में सेटअप हुआ था। ओके, इसमें क्या था, एक CJI था, 6 जजेस थे। और ये क्यों बनाया गया था, ताकि सेंटर और स्टेट, यानी कि सेंटर और प्रोविंसेस में कभी कोई डिस्प्यूट हो, प्रोविंसेस और प्रोविंसेस में कभी कोई डिस्प्यूट हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए फेडरल स्टेट बनाए गए थे। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इसमें नहीं है, वो ये है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, यहाँ पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई थी। मतलब आप इसको समझिए, पहला तो था फेडरल मतलब नेशन की, UPSC जिसे हम आज कहते हैं, वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन थी। फिर प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे हम UPPCS कहें, BPSC कहें, RPSC कहें, है ना। और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाई गई थी कि 2 प्रोविंसेस आपस में साथ में कभी अगर कोई कमीशन बनाना चाहे, रिक्रूट करना चाहे, तो ये चीज़ें भी यहाँ से आई थी, जो कि बाद में फेल हो गई थी, इतना अच्छे से काम नहीं कर पाई थी, मगर ये चीज़ें यहाँ पर लाई गई थी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये यहीं पर ख़त्म होता है, इसमें बस इतनी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया हो कि साइमन कमीशन क्या थी, कम्युनल अवार्ड्स क्या थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, फेडरल कोर्ट क्या है। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, हर जगह से आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी पॉलिटी का जो भारत में इस समय है। ठीक है, सो होप यू ऑल लाइक द वीडियो, प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू माई channel, like, share and give lots and lots of love to my channel. Thank you.